आज के डिस्कशन में हम टाइप एंड ओरिजिन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, फोर्स के ओरिजिन क्या होते हैं। तो जो आप यूजुअली, इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, केवल यही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। जो आप पढ़ेंगे मेनली उसमें एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में आप बचपन से फेमिलियर हैं। ये फोर्स बाय अर्थ होता है और एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे कि ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस पर जो mg है ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। अगर ये ब्लॉक किसी इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, जैसे आपके घर का रैंप होता है, जैसे पहाड़ की स्लोप हो, जैसे सीढ़ी मान लीजिए, ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज, ऑल केसेस एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जहां भी दो बॉडी आपस के कांटेक्ट में हो, जहां भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो, इसको आप दो बॉडी मान लीजिए। इस तरीके से जहां भी ये दो बॉडी कांटेक्ट में होता है, तो एक बॉडी की कोशिश होती है कि दूसरे बॉडी को इस तरीके से प्रेस करे। इट ऑलवेज कंप्रेसेस। ये बॉडी इस बॉडी को ऑलवेज नीचे की तरफ प्रेस करती है। अब मान लीजिए सपोज ये नीचे वाला बॉडी है, ऐसे रखा हुआ, ये नीचे वाले बॉडी की कोशिश क्या है, इसके अंदर ये देखिए, ये सपोज कीजिए दो, मैं एक एग्जांपल के लिए रखा हुआ, एक चार्जर इसमें दो कील निकला हुआ, इसमें ये दो कील निकला हुआ। अगर ये बॉडी इसके ऊपर रेस्ट करता है तो इसकी कोशिश क्या होती, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाना, ठीक है। और अगर ये बॉडी ऐसे है, इसके अंदर इस तरीके से पेनिट्रेट करना है, तो दो बॉडी जो भी कांटेक्ट में होता है, ये एक दूसरे पर ऑलवेज एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसको किसी किसी किताब में एन लिखते हैं, किसी किसी किताब में आर। ये एक तरह का इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स है, जो थर्ड लॉ को फॉलो करता है। फॉलो थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पर ये बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये 1 और इस सरफेस को हम बोल देते हैं 2। तो जैसा एक एग्जांपल से समझाया, इस 1 की कोशिश क्या है कि 2 में एक पेनिट्रेशन करने की, उसी तरीके से इस सरफेस की कोशिश क्या है, इसमें पेनिट्रेट कर देने की। अगर ये एक्शन है आपका, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अगर सरफेस किसी प्लेन में है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है इस तरीके से थीटा एंगल, तो इस केस में ये प्लेन को हम 2 बोले, बॉडी को हम 1 बोले, तो प्लेन की कोशिश 1 में पेनिट्रेशन की होती है, n। उसी तरीके से
बॉडी की कोशिश प्लेन में पेनिट्रेशन की हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बॉडी के ऊपर, बॉडी सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मान लो इस तरीके से है, ये दो इंक्लाइन प्लेन है, 1 2, उसके ऊपर ये एक स्फीयर है 3। तो इस सरफेस की कोशिश, वन सरफेस की कोशिश पर क्या है, एक R1 है। तो उसी तरीके से थर्ड लॉ से इस स्फीयर की कोशिश क्या है, इसमें एक इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करना है। ये सरफेस 2 की कोशिश क्या है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स R2 लगा है। तो थर्ड लॉ से ये भी इसके ऊपर एक रिएक्शन होता है, ये इसके ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये इसके सेंटर से पास करेगा, ये इसके सेंटर से पास करेगा, ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ये ऑलवेज 90। These are the few example of reaction. मान लीजिए कोई बॉडी किसी दीवार के कांटेक्ट में, जस्ट लाइक दिस, ये किसी दीवार के कांटेक्ट में है, इस तरीके से दीवार के कांटेक्ट में, ठीक से दिख नहीं रहा है, इस तरीके से ये किसी दीवार के कांटेक्ट में, इस तरीके से। तो जरा देखिए, इसका जो ये दो लेग है, इसकी कोशिश क्या है, इस दीवार में इसे छेद कर देने की। उसी तरीके से अगर ये दीवार है, अगर ये ब्लैक पीस दीवार है, तो इसकी कोशिश क्या है, इसमें इस तरीके से छेद कर। मेरे कहने का मतलब है, व्हाट आई मीन टू से, अगर ये बॉडी नंबर 1 इस बॉडी नंबर 2 के कांटेक्ट में है, बॉडी नंबर 2 की कोशिश है इसमें एक फोर्स लगाना, उसी तरीके से थर्ड लॉ से इस पर रिएक्शन होता है। ये 2 है, इसको किसी किसी किताब में R भी लिखते हैं, ऐसे करके, आपकी मर्जी है, जो मर्जी हो। ये हुआ दूसरा इंटरेक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। अगर बॉडी किसी छत के कांटेक्ट में, इस तरीके से बॉडी किसी छत के कांटेक्ट में, इस तरीके से, तो उस केस में भी रिएक्शन होता है। अगर कांटेक्ट में होगा तो रिएक्शन जरूर लगेगा। ये अगर आपका सीलिंग है, मान लीजिए इस सीलिंग को हम 2 बोले, बॉडी को हम 1 बोले, तो ये 1 इस पर फोर्स लगाता है N, और ये इस पर बदले में रिएक्शन देता है। ये थर्ड लॉ को फॉलो है। तीसरा फोर्स है टेंशन। तीसरे फोर्स को टेंशन बोलते हैं। अब टेंशन क्या होता है, जितनी फ्लेक्सिबल चीजें, ऑल फ्लेक्सिबल मीन्स, जैसे आपका बाल है, अप्लाई फोर्स पहली बात, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, दिस फोर्स विल नेम, इसको हम बोलेंगे टेंशन, इसको हम बोलेंगे टेंशन। तीसरा, टेंशन ऑलवेज हैव पुलिंग एक्शन, मतलब ये किसी को धक्का नहीं मार सकता, किसी को पुश नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये केस लीजिए। इस केस में ये एक सीलिंग है या कोई फिक्स पॉइंट है, इससे एक मास लटका हुआ है। इस मास की कोशिश, यहां पर क्या है, एक मास है, एक स्ट्रिंग है और एक ये सीलिंग है 3 से, ये केस ए है। ये जो मास है, इसकी कोशिश स्ट्रिंग को इस तरीके से खींचने की होगी। तो ये जो खिंचाव है, इसी को हम टेंशन बोलते हैं।
तो थर्ड लॉ से जितना फोर्स से ये मास इसको पुल करेगा उतना ही फोर्स से ये भी पुल करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। इससे अभी इसको T1 T1, अगर ये एक्शन है ये रिएक्शन हो जाएगी, और वाइस अगेन ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 2, ये रूफ को T2 से पुल कर रहा है, से एक फोर्स से पुल कर रहा है T2। तो थर्ड लॉ से ये भी इस पर रिएक्शन देगा, ऑलवेज पुलिंग। दूसरी बात, फोर्स ऑन द स्ट्रिंग और फोर्स बाय द स्ट्रिंग, इसको ऑलवेज हम बोलेंगे टेंशन। स्ट्रिंग से मतलब है एनी फ्लेक्सिबल थिंग्स, इट कैन बी रोप, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी एनीथिंग। और एक एग्जांपल देते हैं, यहां पर देखो ये दो मास है M1 और M2, इसको से हम इस तरीके से पुल कर रहे हैं। अब जरा देखो ये M2 को देखो, ये M2 स्ट्रिंग को किधर पुल करेगा, इधर पुल करेगा, से T1। तो थर्ड लॉ से ये भी मास को इधर पुल करेगा, ये स्ट्रिंग इस मास को किधर पुल करेगा, इधर, से T2। तो थर्ड लॉ से ये भी इसको ऑलवेज पुलिंग। ऐसे ये एंड इस एंड को इधर पुल कर रहा है, ये एंड इस एंड को इधर, ये था टेंशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरेक्शन फोर्स। ये भी एक तरह का रिएक्शन फोर्स ही है, मतलब ये भी एक तरह का रिएक्शन फोर्स भी है। अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात बोल रहे हैं, बट लेटरल रिएक्शन की। सपोज यहाँ पर इसको हम पुल करते हैं, तो ये सरफेस जो है, सरफेस, इसको हम बोलें सरफेस 1 और इसको हम बोलें सरफेस 2। सरफेस 1 सरफेस 2 को ऑलवेज इस तरफ खींचना चाहता है, ड्रैग करना चाहता है, फोर्स ऑन 2 बाय 1। उसी तरीके से ये सरफेस इसको पीछे की तरफ फोर्स ऑन 1 बाय 2, मतलब यहाँ ऑफकोर्स F12 जो है F121 के बराबर है। ये हमारा इंटरेक्शन फोर्स है जो हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस थे। जब हम एफबीडी ड्रॉ क्या करेंगे तो इसको हम डिटेल में क्या करेंगे, मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये जस्ट बिगिनिंग है। ये हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स के दौरान, सवाल के दौरान। अब आते हैं हम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का डिटेल वीडियो मैं आपको बता चुका हूं। सेकेंड लॉ में हम नेट फोर्स की वैल्यू निकालते हैं F = m, बट ये वेक्टर फॉर्म में है, हम इसका एक स्केलर फॉर्म डेवलप करना चाह रहे हैं। ये F हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये एक बॉडी है। अच्छा, हम यहां पर पॉइंट मास करते हैं। अगर मैं ये लिख दूं, ट्रक ही एक्टेड अपॉन मीटर फोर्स, ट्रक का साइज तो बहुत बड़ा होता है, बट काइनेमेटिक्स के चक्कर में हमने आपको पॉइंट मास के बारे में बताया। हम यहाँ ट्रक लिख दें, ट्रेन लिख दें, हवाई जहाज लिख दें, सब आपको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है। या हम ब्लॉक बना रहे हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं है, बेसिकली सारा मास एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट है। यहाँ पर ये एजम्पशन है। सपोज कीजिए एक बॉडी है, इस पर कई फोर्सेस लग रहे हैं, से इधर, एक इधर, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। द बॉडी इज एक्टेड अपॉन मेनी फोर्सेस। से
ये F1 है, F1 से 2 न्यूटन, ये F2 से 5 न्यूटन, ये F3 से 10 न्यूटन, ये F4 से 1 न्यूटन, ये F5 से 7 न्यूटन, ये F6 से 16 न्यूटन, ये F7 से 6 न्यूटन, ये F8 से कुछ भी मान लो 11 न्यूटन। तो मल्टीपल फोर्स के एक्शन में बॉडी मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा। फिलहाल न्यूमेरिकल डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस पर कई फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्स के एक्शन में ये बॉडी मूव करेगा, हमें ये नहीं पता ये बॉडी किधर मूव करेगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं सपोज कि फाइनली ये बॉडी कुछ ऐसे मूव, मान लीजिए ये बॉडी का मोशन, तो यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, यही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम डिलीट कर दें और इस डायरेक्शन को से हम एक्स ले लें। ठीक है, हमारे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हमारा एफ है ये नेट फोर्स, ये सब फोर्स का वेक्टर सम है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, n फोर्स से सपोज यहाँ मैंने 8 लिया है तो प्लस Fn ले लेते हैं 8 की जगह और इक्वल टू n, यही हमारा सेकेंड लॉ है। अब आपने मीन्स F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश Fn इक्वल टू n। अब आपने वेक्टर के चैप्टर में जो पढ़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये कुछ इस फॉर्म में है, P इक्वल टू A प्लस में B प्लस में C प्लस में D एंड सो ऑन। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ से देखना स्टार्ट किया है तो मैं उसको सजेशन देता हूँ कि गो टू द लेक्चर ऑफ वेक्टर, वहाँ पे मेरे ख्याल से 10-11 नंबर लेक्चर पे ये डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो उसको आप बेहतर ढंग से देख लीजिए। कंपोनेंट्स की आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए इसको समझने के लिए। तो Px होता है एज यू नो Ax प्लस Bx प्लस Cx डैश डैश सो ऑन। सिमिलरली Fx क्या हो जाएगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x डैश 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 Fnx इक्वल टू ये हो जाएगा Max। ठीक है, इस चीज को इसे हम बोलेंगे सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ all the forces acting on the body, acting on the body या पार्टिकल या मास, और शॉर्ट में लिखेंगे सम ऑफ Fx सिग्मा Fx इक्वल टू Max। और यहां आप देखें ये A और ये X सेम डायरेक्शन है, मतलब X को ही हमने A लिया हुआ है, यहां पर ये Ax कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड cos angle between A and X, that is 0. So Ax will be equal to A. Okay. So it will be equal to A. ये हमारा सेकेंड लॉ का स्केलर फॉर्म है। सेकेंड लॉ हम इसी स्केलर फॉर्म में यूज करते हैं। Similarly, Fy equal to F1y plus F2y
प्लस F3y डैश डैश Fny इक्वल टू MAy। अगर y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हुआ तो सम ऑफ Fy इक्वल टू MAy। ये आमतौर पर नॉर्मल रिएक्शन निकालने के काम है। सेकेंड लॉ को हम स्केलर फॉर्म में इस तरीके से यूज करेंगे। तो सेकेंड लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, रेयरली यूज होता है क्योंकि फोर्सेस के डायरेक्शन अलग अलग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये सारे लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, फोर्स कैसे लगता है, फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो इसमें आपको काफी क्लियर आइडिया हो। तो यहाँ पर हमने सेकेंड लॉ को स्केलर फॉर्म में डिस्कस किया। आई होप आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम